तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। एक फिल्म आ रही है रानी मुखर्जी की इसी 17 मार्च को, और ये फिल्म एक सच्ची कहानी पर बनी है। और इसको लेकर एक क्राइम तक फैमिली मेंबर ने फरमाइश भी की कि इसे सुनाएं। कहानी अपने आप में बेहद संवेदनशील है। एक माँ की ममता की कहानी है। एक माँ से जब उसके बच्चे कैसे बिछड़ जाते हैं उसकी कहानी है, और ये एक सच्ची कहानी है। बात 2007 की है। कोलकाता में एक परिवार रहा करता था जिसमें मेन थे अनुरूप भट्टाचार्य। ये एक जियोफिजिस्ट है। 2007 में इनकी शादी कोलकाता के करीब ही रहने वाली सागरिका भट्टाचार्य से होती है। दोनों खुश थे। इसी दौरान में अनुरूप जो है उसकी नौकरी लग चुकी थी नॉर्वे के ओस्लो में। बेहद ही खूबसूरत जगह है ये नॉर्वे। तो शादी के बाद वो अपनी पत्नी सागरिका को भी अपने साथ नॉर्वे ले गया। दोनों पति पत्नी वहां ओस्लो में रहने लगे। जिंदगी सब कुछ ठीक ठाक चल रही थी। शादी के करीब 1 साल के बाद 2008 में सागरिका प्रेग्नेंट हो गई। अब चूंकि पहली डिलीवरी थी, प्रदेश में सिर्फ पति और वो, तो हमारे यहाँ अक्सर यही होता है कि और घर का कोई बड़ा बुजुर्ग साथ हो ऐसे मौके पर। तो इसीलिए सागरिका वापस कोलकाता लौट आती है ताकि वो बच्चे को जन्म दे सके। कोलकाता आने के बाद वो एक बेटे को जन्म देती है और उसका नाम रखती है अभिज्ञान। सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर पता चलता है कि अभियान को एक ऑटिज्म नाम की एक दिमागी बीमारी है, उसका इलाज मुमकिन है। फिर सागरिका को लगा कि कोलकाता की बजाय नॉर्वे में ज़्यादा बेहतर इलाज भी हो जाएगा, और वहीं पति जो कि वहीं है। तो वो अपने बेटे को, जब थोड़ा सा वो कई महीने बीत गए, तो अपने बेटे को लेकर वापस वो नॉर्वे पहुंच गई 2009 में। 2008 में अभिज्ञान पैदा हुआ, 2009 में ये फिर वापस चले गए। तब अभिज्ञान की उम्र करीब करीब 14 महीने की हो चुकी थी। वहां जाने के बाद अब अभिज्ञान का इलाज भी चल रहा है, और तभी सागरिका दोबारा प्रेग्नेंट हो गई। अब प्रेग्नेंट हो गई, इधर अभिज्ञान, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं, ऑटिज्म नाम की एक बीमारी है। तो बड़ा मुश्किल, एक प्रेग्नेंट लेडी खुद को संभाले, घर को संभाले, उस बीमार बच्चे को संभाले। तो इसे उन्होंने एक जो चाइल्ड केयर होम होता है दिन में जहाँ पे रख देते हैं, तो फैमिली किंडरगार्टन वहाँ पर था। वहाँ उस बच्चे को, मतलब कि अभिज्ञान को, वो रख देते हैं, और फिर बाद में शाम को ले आया करते थे। अब इसी के बाद थोड़ा वक्त बीता, सागरिका दोबारा प्रेग्नेंट थी। अब उसने एक बेटी को जन्म दिया। बेटी का नाम रखा ऐश्वर्या। तो अब बेटा अभिज्ञान और बेटी ऐश्वर्या दोनों खुश थे, अनुरूप भी और सागरिका भी। सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन तभी 2011 का साल आता है, और सागरिका और अनुरूप पर एक तरह से गम का पहाड़ टूट पड़ता है। होता यह है कि एक रोज अचानक उनके घर पर एक नोटिस आता है, और उस नोटिस में कहा जाता है कि आप अपने दोनों बच्चों का ख्याल ठीक से नहीं रख रहे, तो उनकी परवरिश कैसे की जाती है उसको सीखिए। अब उन्होंने कहा कि ऐसा तो है नहीं, हर माँ बाप अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं ठीक से। फिर उसके कुछ दिनों के बाद कुछ लोग घर आते हैं, सागरिका और अनुरूप के, और घर आने के बाद उससे कहते हैं कि आपको हम लोगों ने नोटिस भेजा था, आप अपने बच्चों की परवरिश ठीक से नहीं कर रहे हैं, तो हमें आपको बताना है कि कैसे बच्चों की परवरिश होती है। तो हम फिलहाल इन दोनों बच्चों को लेकर जाते हैं, और फिर हम इन्हें वापस छोड़ देंगे। उन्होंने कहा ठीक है। तो वो जो लोग लेकर आए थे वहाँ पे, चाइल्ड केयर होम के थे, उन्होंने पेपर भी दिया, और वो दोनों बच्चों को लेकर चले गए। कुछ घंटे के बाद जब वो नहीं लौटे, तो ये दोनों पति पत्नी वहाँ पहुँचे। तो पहली बार इनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई जब उन्हें बताया गया कि आपके जो दोनों बच्चे हैं, आप इनकी परवरिश ठीक से नहीं कर रहे हैं, आप नॉर्वे के कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, इसलिए अब ये बच्चे आपको नहीं सौंपे जाएंगे, बल्कि ये बच्चे सरकारी निगरानी में चाइल्ड केयर होम में रहेंगे।
और जब तक इनकी उम्र 18 साल नहीं हो जाती तब तक आपको नहीं सौंपे जाएंगे और इस दौरान आप इनसे मिल भी नहीं सकते। अब ये बहुत बड़ी बात है एक माँ के लिए, एक बाप के लिए, कि उसका अपना बच्चा और वो उससे दूर रहे। तो पूछा कि भाई ऐसा क्यों है। अच्छा, नॉर्वे और ओस्लो में बच्चों को लेके बहुत सख्त कानून है, मतलब हद से ज्यादा, शायद पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा। तो उन्होंने कमियां गिनाई इन दोनों की। अब वो जब कमियां बताई तो सागरिका और अनुरूप को लगा कि ये तो हिंदुस्तान के हर घर में होता है, जिस घर में बच्चा पैदा होता है यहाँ के तो कल्चर में ही ये सारी चीजें, रस्मों में है, वैसी ही परवरिश होती है। जो उन्होंने कमियां बताई वो एक तो ये बताई कि आप दोनों बच्चों के साथ एक ही बिस्तर पर सोते हैं, जबकि दोनों बच्चों को अलग अलग सुनाना चाहिए और आपको भी अलग सोना चाहिए। अब सोचिए हिंदुस्तान में कैसे मुमकिन है। दूसरा, उन्होंने कहा कि आप हाथ से बच्चों को जबरदस्ती खाना खिलाते हैं, तो आपको हाथ से नहीं खिलाना है। अब उन्होंने कहा कि बच्चों को फिर कैसे खिलाएं? फीड आप जबरदस्ती करते हैं बच्चों को। अगर बच्चे का मन नहीं है तो आप जबरन उसको खाना नहीं दे सकते, जबरन आप उसको दूध नहीं पिला सकते। और उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसी भी रिपोर्ट है कि अकबर आपने एक बार अपने बेटे पे हाथ भी उठाया। एक बार गुस्सा आया था सागरिका ने, और अमूमन जो होता है बच्चों को डांटने के लिए हल्की सी थपकी दे दी गाल पर। तो एक ही बेड पर माँ बाप अपने दोनों बच्चों को साथ सुला रहे हैं, अपने हाथ से उसे खाना खिला रहे हैं, उसको जबरदस्ती दूध पिला रहे हैं। ये सब नॉर्वे के कानून के हिसाब से एक चाइल्ड के राइट्स के खिलाफ है और वहां इसको लेके बहुत सख्त कानून है। इन्हीं कमियों को गिनाया गया और कहा गया, फिर उनसे यह भी कहा गया कि आप शायद मेंटली फिट नहीं हैं इन बच्चों को पालने के लिए, मां को कहा गया। उस वक्त सागरिका मतलब 25-26 साल की उम्र होगी। तो ये भी था कि आप मतलब पंक्चुअल नहीं हैं, सोकर भी लेट से उठती हैं, मतलब वो सारी चीज़ें जो हमारे घर में नॉर्मल चीज़ें जिनको हम कभी जुर्म की निगाह से देखते ही नहीं है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब दोनों गिड़गिड़ाए कि भाई हम तो जिस देश से आए हैं वहाँ तो ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। उन्होंने कहा नहीं, हमारे देश का ये कानून है, तो अब जब तक ये दोनों की उम्र 18 साल नहीं हो जाती आप न इनसे मिलेंगे ना हम आपको इन्हें सौंपेंगे। अब इसके बाद माँ बाप ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया, बहुत सारे लोगों से गुजारिश की। अब दोनों माँ बाप की ये लड़ाई अखबारों की सुर्खियां बनने लगी, नॉर्वे में भी। फिर धीरे धीरे ये बात भारत तक पहुंची तो भारत में भी अखबारों में ये खबर छपने लगी। वहां के कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग थे उन्होंने भी सरकार पर उंगली उठाई कि आप एक दो बच्चों को उनके माँ बाप से जुदा कैसे रख सकते हैं, और ये भी इतना कठोर कि 18 साल से पहले आप उनको देंगे नहीं और वो मिल भी नहीं सकते जाकर। कई लोगों ने तो इसको स्टेट स्पॉन्सर्ड किडनैपिंग केस का नाम दिया कि एक सरकार ने ही बच्चों को किडनैप कर लिया और माँ बाप से मिलने नहीं दे रहे। अब दोनों माँ बाप अदालतों के चक्कर काट रहे हैं, नॉर्वे की सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि उनके औलादों को उनको सौंप दिया जाए, लेकिन वो वहां के कानून का हवाला देकर बच्चों को सौंपने से साफ इनकार करते हैं। करीब 2 साल बीत जाता है। इन 2 सालों में ये मामला तूल पकड़ता रहता है, माँ बाप परेशान रहते हैं। उस वक्त हमारे देश के जो फॉरेन मिनिस्टर थे, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर SM कृष्णा, उन तक ये बात पहुंचती है। उनसे कहा जाता है कि आप बीच में कुछ पढ़िए और मदद कीजिए। वो कहते हैं ठीक है। इसके बाद वो नॉर्वे की सरकार से बात करते हैं और कहते हैं कि कोई रास्ता निकालिए, क्योंकि हमारे देश में ये चीज़ है कि जिन इल्ज़ामों को लेकर आपने 2 बच्चों को अलग किया हमारे यहाँ वो कल्चर में है, तो इसमें माँ बाप की तो वो गलती है नहीं। यहाँ एक ही बिस्तर पर सोते हैं, अपने हाथों से खाना खिलाते हैं, कभी कभी बच्चा शैतानी करता तो हल्की फुल्की चपत भी लगा देते हैं। तब ये था कि भाई भारत सरकार बीच में कूदी। फिर नॉर्वे सरकार और भारत सरकार ने मिलकर बीच का एक रास्ता निकाला। रास्ता ये था कि माँ बाप को तो नहीं देंगे, पर इन दोनों बच्चों को अनुरूप के जो फादर है और उसका भाई, उनको सौंपा जाएगा। फादर इसलिए कि वो तजुर्बेकार हैं, उम्र में बड़े हैं, और भाई ये कि फाइनेंशियली ठीक है। तो नॉर्वे ने इस शर्त पर कि इन दोनों बच्चों को सागरिका के ससुर और उसके देवर को सौंपा जाएगा और वही इसका पालन पोषण करेंगे, और इसी शर्त पे उसे भारत भेजा जाएगा।
दोनों पति पत्नी मान गए कि चलो कम से कम अपने रिश्तेदारों के पास रहेगा, वहां मिलना जुलना तो हो सकता है। इसी के बाद आखिरकार 2012 में नॉर्वे की सरकार ने दोनों बच्चों को भारत भेजा। वो अप्रैल 2012 यानी अप्रैल का महीना और 2012 का साल था जब नॉर्वे से दोनों बच्चे अभिज्ञान और ऐश्वर्या भारत लाए जाते हैं। जो इन दोनों के दादा और चाचा थे वो आसनसोल के पास वेस्ट बंगाल में एक जगह है कुल्टी, वहां के रहने वाले थे। बाकायदा नॉर्वे अथॉरिटी के जरिए उन दोनों को ये बच्चा सौंप दिया जाता है। अब ये लगा कि एक लंबी लड़ाई खत्म हो गई और एक माँ बाप से जो बच्चों को जुदा किया गया था, अब वो सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सागरिका को लगा कि अब उसके दोनों बच्चे उसकी ममता के आंचल तले पलेंगे, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई थी। हुआ ये कि 2008 के बाद से लेकर 2012 तक और आखिरी 2 साल में जब ये बच्चे नॉर्वे के चाइल्ड होम में थे, अदालती चक्कर, कानून का जो झगड़ा था वो, इन सारी चीजों ने और इन बच्चों की जुदाई ने पति पत्नी के रिश्ते के बीच में कड़वाहट ला दी। अब सागरिका और अनुरूप आपस में लड़ रहे थे। इधर दोनों बच्चे की कस्टडी जो है वो अनुरूप के फादर और उसके भाई को दे दी गई। अप्रैल 2012 में बच्चे हिंदुस्तान पहुंच गए। पति पत्नी अभी वही हैं। अब यह कि बच्चे आ गए तो वहां चलो, उधर अनुरूप की भी नौकरी थी। तो इन सारी चीजों ने, बच्चों की जुदाई ने, कानूनी झगड़ों ने, पैसे भी काफी खर्च हो गए। अब लड़ाई दूसरी ले ली और वो ये ले ली कि पति पत्नी आपस में लड़ने लगे और फिर अंजाम यहां तक पहुंचा कि दोनों ने तय किया कि अब वो डिवोर्स ले लेंगे। अब सागरिका और अनुरूप दोनों डिवोर्स ले लेते हैं। इसके बाद सागरिका हिंदुस्तान आ जाती है। अब भारत आने के बाद वो अपने दोनों बच्चों को अपने पास रखना चाहती है, उसकी कस्टडी लेना चाहती है, लेकिन अनुरूप के घर वाले उन दोनों बच्चों को उसकी मां को सौंपने से इनकार कर देते हैं। फिर उन्हें यह भी बताया जाता है कि जो नॉर्वे की सरकार की जो शर्त थी वो यही थी कि ये दोनों बच्चे अनुरूप के पिता और उसके भाई के पास पलेंगे। तो भारत सरकार को भी इस शर्त को मानना था। अब यहां यह है कि पति पत्नी में अलगाव हो चुका, तलाक हो चुका है। मां कह रही है इन बच्चों की कस्टडी मुझे दी जाए, बाप देने को तैयार नहीं। आखिरकार नॉर्वे में जो एक कानूनी लड़ाई शुरू हुई, अब वो हिंदुस्तान की अदालत तक पहुंचती है। जब ये सब कुछ नहीं हुआ तो फिर सागरिका बर्दवान की चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास पहुंचती है और वो कहती है कि मैं उसकी मां हूं और इन बच्चों को जो है मेरे हवाले किया जाए, क्योंकि हमारा और हमारे पति का डिवोर्स हो चुका है और मां के पास ही ये बच्चे रहेंगे। बर्दवान चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने सागरिका के हक में फैसला दिया। कहा कि चूंकि ये मां है तो इसलिए इस के बच्चे पर इसका हक ज्यादा है बाप से, तो ये बच्चा इन दोनों को सौंप दिया जाए। लेकिन पुलिस ने इस चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के ऑर्डर को फॉलो नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम इन चीजों में नहीं पड़ेंगे और वो बच्चा तब भी वहीं रहा, मतलब अपने दादा और चाचा के पास। इधर सागरिका कानूनी लड़ाई लड़ती रही, वेलफेयर बोर्ड के पास, निचली अदालत गई, कुछ नहीं हुआ। फिर वो आखिरकार कोलकाता यानी कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंची। दिसंबर 2012 की बात है ये। वो हाई कोर्ट जाती है और हाई कोर्ट जाने के बाद वो कहती है कि ये दोनों बच्चे, इनकी कस्टडी की मैं हकदार हूं। हाई कोर्ट में बाकायदा बहस होती है, जो पूरा नॉर्वे से लेकर यहां तक की कानूनी लड़ाई 2010 से 11 से जो चली आ रही है, वो सारी चीजें वहां रखी जाती है, दोनों पक्षों को सुना जाता है और आखिरकार जनवरी 2013 जनवरी के महीने में जस्टिस दीपांकर दत्ता, ये कोलकाता हाई कोर्ट के जस्टिस थे, वो अपना फैसला सुनाते हैं और उनका फैसला ये था कि ये दोनों बच्चे अपनी मां के पास रहेंगे, क्योंकि वो मां अपने बच्चे से अलग नहीं रह सकती। लेकिन चूंकि उसके दादा और चाचा कई
वक्त से बेटा जो है, दोनों बेटा और बेटी उनके कब्जे में है, वो उन्हें पाल पोस रहे हैं, उनसे उन्हें लगाव है, प्यार है। तो अब अचानक अगर माँ के हवाले कर दिया जाए और बच्चा दादा और अपने चाचा से दूर हो जाए तो उनके साथ भी नाइंसाफी होगी। तो कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि बच्चे माँ को सौंप दिए जाए, लेकिन इस शर्त पर कि दादा और चाचा बिना रोक टोक जब चाहे जब उनकी मर्जी हो वो पहुंचे और अपने दोनों बच्चों से मिले। सागरिका इसके लिए तैयार हो गई और तब जाकर 2013 में दोनों बच्चे पहली बार सागरिका के पास आए। अब दोनों बच्चे सागरिका के पास थे। धीरे धीरे वक्त बीता। सागरिका ने अपना ससुराल, चूंकि वैसे ही डिवोर्स हो चुका था, वो घर छोड़ती है और कोलकाता में एक गुमनाम जिंदगी जी रही होती है। बच्चे भी उसके बड़े हो गए। 2022 लास्ट ईयर, कुछ लोगों के कहने पर सागरिका भट्टाचार्य अपनी इस पूरी जिंदगी पर जो उसके साथ बीती उस पर किताब लिखती है। उस किताब का नाम है द जर्नी ऑफ ए मदर, एक मां का सफर। और इस किताब में नॉर्वे की उन अदालतों से लेकर चाइल्ड वेलफेयर होम, बच्चों के साथ क्या ज्यादती हुई थी, वहां के कानून, हमारे संस्कार, वहां का संस्कार, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल से लिखती है। और अब उसी किताब पर यह फिल्म बनने जा रही है जो रानी मुखर्जी, जिसमें सागरिका भट्टाचार्य का किरदार अदा करने जा रही है। तो ये एक सच्ची कहानी है और फिल्म का नाम है मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। चूंकि ये नॉर्वे की अदालत का पूरा मामला था, तो ये कहानी थी एक मां की जिसके 2 बच्चे कैसे उससे अलग किए गए, जुदा किए गए, कैसे उसने लड़ाई लड़ी, न सिर्फ नॉर्वे में, फिर देश में आकर। फिर इन्हीं कहानियों के बीच में एक तरफ बच्चे होते हैं, जब बच्चे आ गए तो फिर पति बिछड़ गया, पति पत्नी में अलगाव हो गया। तो रिश्तों के अलग अलग जो पहलू होते हैं उसमें लिपटी हुई ये कहानी है। हमारी क्राइम तक फैमिली मेंबर अंजलि गोयल ने खासतौर पर कहा था कि इस कहानी को आप सुनाएं, तो ये थी आज की कहानी। अब कहानी खत्म करो उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज दिशा जौहरी, इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे दिशा। और ये कार्तिकेय जौहरी की सिस्टर हैं। साथ ही शुभम कुशवाहा, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे शुभम। अर्जुन कमलेश एंड यश कुशवाहा ने भेजा है। पवन कुमार जी का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे पवन जी। और प्राची एंड राहुल ने भेजा, उनके पिता हैं। राजेश पांडे सऊदी अरब से, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे राजेश जी। सरोज शर्मा, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे सरोज। और ये वेद प्रकाश शर्मा जी की सिस्टर हैं। वर्षा चौधरी का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे वर्षा जी। और भरत चौधरी जी की पत्नी है ये। इसके अलावा आरव मेंडोरिया, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे आरव। और ये विकास शर्मा जी के बेटे हैं। सार्थक पौराणिक का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे सार्थक। और ये लाडो एंड पिंकू चौधरी, उन्होंने भेजा है। साथ ही प्रसन्ना श्री सागर, इनका जन्मदिन कल था, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। और आशुतोष तैलंग एंड वेंकटेश नगर मित्र मंडल नागपुर, वहां से भेजा है। साथ ही दीप्ति नायक, थैंक यू सो मच। इसके अलावा चंद्रकांत सल्पे, इन्होंने कहानी की फरमाइश की बस किडनैपिंग की, मैं ऑलरेडी वो सुना चुका हूं। इसके अलावा मोहम्मद शाहनवाज जवाहर चौबे एक कहानी की फरमाइश की है। यशपाल शर्मा जी एंड दीपांशु, थैंक यू सो मच। जेपी सिंह, इसके अलावा रूबी कौर, साथ ही आनंद जोशी जोधपुर से, थैंक यू सो मच। तो आज कहानी में इतना ही है। आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।